हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल ऑनलाइन वरदान। माई सेल्फ दीपाली वर्मा। और जैसा कि आप सबको पता ही है कि हमारा CTPYQ सीरीज़ हमारा RS MSSB JEE एग्ज़ाम के लिए चल रहा है। ठीक है, तो आज उसका सेशन 10th है और फिर हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नया टॉपिक जो है हाइड्रोलॉजी। ठीक है, एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूँगी कि RS MSSB JEE का जो एडमिट कार्ड है वो रिलीज़ हो चुका है। तो जिन लोगों ने भी अभी डाउनलोड नहीं किया है वो जाके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, चलो फिर आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, in a particular catchment area an accurate estimate of average rainfall can be obtained by। ठीक है, तो अब हमने क्या बोल रहा है, हमें इसमें पूछ क्या रहा है कि एक्यूरेट एस्टिमेट ऑफ एवरेज रेनफॉल। ठीक है, यानी कि हमें एवरेज रेनफॉल निकालना है तो हमें कौन सा मेथड यूज़ करना पड़ेगा, हमें यूज़ करना पड़ेगा आइसोहेटल मेथड। ठीक है, तो हमारा जो आइसोहेटल मेथड है वो हमारा सुपीरियर मेथड है। सारे मेथड में हमारे क्या है, ये मोस्ट सुपीरियर मेथड है। क्यों? क्योंकि इसमें हम लार्ज नंबर ऑफ स्टेशंस को कवर कर सकते हैं। क्लियर हो गया? तो इस चीज़ को आप पहले मेंशन भी कर लेते हैं कि द आइसोहेटल मेथड इज superior to other methods when stations are large in numbers। ठीक है, क्लियर हो गया? और अब क्या है, इससे हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है एवरेज रेनफॉल। तो एवरेज रेनफॉल according to isohetal method will be क्या होगा, P average is equal to summation I is equal to 1 to n PI AI। ठीक है, अपॉन summation I is equal to 1 to n AI। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा फॉर्मूला हो गया किसका, आइसोहेटल मेथड का। और इससे हम क्या निकाल सकते हैं, इससे हम अपना एवरेज रेनफॉल कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर हो गया? समझ में आ गया सबको? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनफिल्ट्रेशन रेट इज़ ऑलवेज। अब इनफिल्ट्रेशन रेट हमारा हमेशा कैसा होगा, लेस देन द इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी। नहीं, ऐसा नहीं होता। फिर नेक्स्ट देखते हैं, इक्वल टू और लेस देन द इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी। सही है, ये हमारा वो इक्वल भी हो सकता है, सिर्फ लेस नहीं हो सकता है। फिर हमारा क्या है, इक्वल टू और मोर देन, नहीं मोर नहीं होगा, ये भी गलत हो गया और ये भी। ठीक है, फिर मोर देन इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी, तो नहीं ये भी गलत है हमारा। तो ऑप्शन बी क्या है हमारा करेक्ट आंसर है। अब देखो इनफिल्ट्रेशन क्या होता है, इनफिल्ट्रेशन इज़ अ वाटर मूविंग थ्रू अ सरफेस। ठीक है, यानी कि किसी भी परमिएबल पेवमेंट या फिर सॉइल के थ्रू हमारा जो वाटर है जो पर्कुलेट होके पास करता है उसे हम क्या बोलते हैं, इनफिल्ट्रेशन। ठीक है, और क्या होता है कि इफ़ द रेनफॉल रेट इज़ लेस दैन इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी देन द इनफिल्ट्रेशन रेट विल बी इक्वल टू रेनफॉल रेट। ठीक है, ये चीज़ अब एक दो चीज़ें हैं इनफिल्ट्रेशन से रिलेटेड, तो वो मेंशन कर लेते हैं हम। पहला क्या बताया मैंने, इनफिल्ट्रेशन की मीनिंग क्या होती है, इनफिल्ट्रेशन इज वाटर मूविंग थ्रू अ मीडियम। ठीक है, जो हो सकता है हमारा सॉइल और परमिएबल पेवमेंट। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या बताया मैंने, सेकेंड बोला मैंने, इफ द रेनफॉल रेट इज लेस दैन इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी then the infiltration rate
विल बी इक्वल टू रेनफॉल रेट। ठीक है, क्लियर हो गया। और अब एक और पॉइंट देख लेते हैं कि इनफिल्ट्रेशन रेट के केस में क्या होता है, इट इज़ ऑलवेज इक्वल टू और लेस देन इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी, वो हमारा मोर नहीं होगा। क्लियर हो गया। तो ये हमारा यहाँ पे भी मेंशन यही चीज़ किया हुआ है कि इनफिल्ट्रेशन रेट इज़ ऑलवेज इक्वल टू और लेस देन इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी। ठीक है, ये ऑलरेडी हमारा मेंशनड है। समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। The rainfall in 3 rain gauge station P, Q and R in a catchment are 6, 8 and 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या हमारा रेनफॉल रिकॉर्ड हुआ 3 रेन गेज स्टेशन पे, कौन कौन से, P, Q, R, और कितना कितना, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। ओके, द थिस एंड पॉलीगोनल एरियाज ऑफ दीज 3 रेन गेजेस आर रिस्पेक्टिवली। अब क्या है कि हमारा थिस एंड पॉलीगोनल एरिया जो है वो कितना दिया हुआ है, 100, 200 एंड 200 किलोमीटर स्क्वायर, ये स्क्वायर है। ठीक है, यानी कि P का 100 है, Q का 200 है, R का भी 200 है। अब क्या पूछ रहे हैं, द एवरेज डेप्थ ऑफ द रेनफॉल ओवर द कैचमेंट वुड बी। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे किस मेथड से कैलकुलेट करना है, हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है थिस एंड पॉलीगन मेथड से। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, थिस एंड पॉलीगन मेथड। ठीक है, थिस एंड पॉलीगन मेथड हो गया। अब यहाँ पे क्या निकालना है हमें, एवरेज रेनफॉल फॉर ऑल डेप्थ, सारे के सारे डेप्थ के लिए हमें क्या निकालना है, एवरेज रेनफॉल। ठीक है, तो कैसे निकलेगा ये, P बार इज इक्वल टू P1 A1, यानी कि P स्टेशन हमारा फर्स्ट स्टेशन हो गया। सेकेंड क्या ले लेंगे हम, Q को P2 A2 प्लस P3 A3 अपॉन A1 प्लस A2 प्लस A3। ठीक है, अब सारी वैल्यूज़ हमें ऑलरेडी गिवन है तो हम उसे फटाफट मेंशन कर लेते हैं। पहला क्या होगा, 6 इंटू 100 प्लस 8 इंटू 200 प्लस 10 इंटू 200 अपॉन 100 प्लस 200 प्लस 200। क्लियर हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 8.4 सेंटीमीटर। दैट इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ 6 आवर स्टॉर्म हैज़ 10 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल। ठीक है, तो 6 आवर स्टॉर्म हैज़ 10 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल एंड रिजल्टिंग रन ऑफ 4 सेंटीमीटर, यानी रन ऑफ हमें कितना दे रखा है, 4 सेंटीमीटर। If the infiltration index remains at the same value, which one of the following would be the runoff due to 16 centimeter of rainfall in 12 hours in the catchment। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें दी हुई है कंडीशन। तो सबसे पहले तो हम क्या लिख लेते हैं, हमारा इनफिल्ट्रेशन रेट हमारा क्या हुआ है, सेम दिया हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, अदरवाइज ये क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाओगे अगर आप इस लाइन को मिस करते हो। तो क्या है कि इनफिल्ट्रेशन इंडेक्स हमारा क्या होता है, फाई, और फाई कैसे डिफाइंड है हमारा, P माइनस R दैट इज रेनफॉल माइनस रन ऑफ अपॉन टाइम ऑफ स्टॉर्म दैट इज T। ठीक है, अब क्या है, उसने क्या बोला है कि हमारा फाई सेम है फर्स्ट कंडीशन के लिए भी, यानी 6 आवर वाले स्टॉर्म के लिए भी और 12 आवर वाले स्टॉर्म के लिए भी हमारा फाई सेम है, यानी कि फाई फॉर 6 आवर इज इक्वल टू 5 फॉर 12 आवर्स स्टॉर्म। अब क्या है, हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं और हमसे पूछा क्या है कि रन ऑफ कितना होगा जब हमारा 12 आवर स्टॉर्म में होता है। तो हमें रन ऑफ कैलकुलेट करना है किसके लिए, 12 आवर्स वाले स्टॉर्म के लिए। तो उसे हम क्या मान लेते हैं, मान लो उसे हम लिख लेते हैं R12। ठीक है, हमें R12 कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि अब फाई यानी कि इनफिल्ट्रेशन इंडेक्स हम किसके लिए लिख लेते हैं, पहले 6 आवर के लिए। तो रेनफॉल कितनी हमें दी हुई है, 10 सेंटीमीटर माइनस रन ऑफ कितना बता रखा है हमें, 4 का, अपॉन ड्यूरेशन कितना है, 6। ठीक है, यहाँ पे भी हम इसी तरह लिख लेंगे, कितना है हमारा यहाँ पे हमारी 16 सेंटीमीटर का रेनफॉल है, माइनस R हमें कैलकुलेट करना है, अपॉन हमारा टाइम क्या है, 12।
ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो R12 की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी यहाँ पे 4 सेंटीमीटर। दैट इज़ ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A 6-hour storm had 6 centimeter of rainfall and resulting runoff was 3 centimeter। ठीक है, 6 आवर का स्टॉर्म है, 6 सेंटीमीटर की रेनफॉल हुई और रन ऑफ कितना है हमारा 3 सेंटीमीटर है। और अब क्या बोला है, इफ़ द फाई इंडेक्स, यहाँ पे फिर से बता रखा है कि इन्फिल्ट्रेशन इंडेक्स हमारा जो है वो रिमेन सेम एट द लेवल द रन ऑफ ड्यू टू 11 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल इन 8 आवर्स इन द कैचमेंट इज। अब क्या है कि वापस से सेम क्वेश्चन है, सिर्फ और सिर्फ हमारी क्या है यहाँ पे डाटास चेंज हो गए हैं। ठीक है, समझ में आ गया आपको ये चीज़ें। तो अब क्या करना है हमें कि हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब देख लेते हैं कि हमें क्या क्या देखना है कि इफ़ फाई इंडेक्स रिमेन्स द सेम द रन ऑफ ड्यू टू 11 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल इन 8 आवर्स इन द कैचमेंट इज़। ठीक है, अब चलो सबसे पहले क्या देख लेते हैं कि हमारा क्या दे रखा है कि हमारा प्रेसिपिटेशन कितना है। प्रेसिपिटेशन यानी हमारा रेनफॉल 6 सेंटीमीटर का है, किसमें 6 आवर्स में हमारा 6 सेंटीमीटर का रेनफॉल है। ठीक है, तो यहाँ पे फाई इंडेक्स पहले हम 6 आवर के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कितना आएगा 6 माइनस रन ऑफ दैट इज़ 3 अपॉन 6। अब ये कितना आ जाएगा हमारा 0.5 सेंटीमीटर पर आवर। ठीक है, सिमिलरली अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे भी देख लेंगे कि यहाँ पे इनफिल्ट्रेशन रेट हमारा क्या होगा। अब इनफिल्ट्रेशन रेट हमारा क्या है, उसने बोला है कि सेम होगा। ठीक है, अब सेम होगा तो इनफिल्ट्रेशन इंडेक्स से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, अपना इनफिल्ट्रेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, हम इनफिल्ट्रेशन यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे इन 8 आवर्स की हमारा कितना हुआ है। तो हमारा कितना होगा 0.5 इंटू 8 दैट विल बी ऑफ 4 सेंटीमीटर। यानी टोटल रेनफॉल हमारी 11 सेंटीमीटर की हुई, उसमें से इनफिल्ट्रेशन हमारा कितना हो गया 4 सेंटीमीटर का। तो अब रन ऑफ इन 8 आवर स्टॉर्म कितना होगा हमारा, तो टोटल रेनफॉल, ठीक है, माइनस हमारा क्या होगा इनफिल्ट्रेशन दैट इज़ 4, कितना हो जाएगा हमारा 7 सेंटीमीटर। यानी कि डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट प्रोबेबिलिटी रिलेशनशिप एज पर वेबुल्स फॉर्मूला। ठीक है, यानी कि हमारा वेबुल फॉर्मूला क्या होता है, बेसिकली हमें सिर्फ यही बताना है। तो वेबुल फॉर्मूला हमारा क्या होता है, वेबुल फॉर्मूला हमारा होता है P इज इक्वल टू m/n+1। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। अब इसके साथ मैं आपको और भी 3 फॉर्मूले बता देती हूँ जो जनरली हमारे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, वो है, पहला है कैलिफोर्निया मेथड। ठीक है, कैलिफोर्निया मेथड में क्या होगा, P इज इक्वल टू m/n। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा आएगा हेजन्स मेथड, जो होगा हमारा P इज इक्वल टू m-0.5 अपॉन n। और लास्ट आएगा हमारा गम्बल्स मेथड, जो होगा हमारा P इज इक्वल टू m+c-1 अपॉन n। ठीक है, तो हमारा प्रोबेबिलिटी रिलेशनशिप हमारा वेबुल के फॉर्मूले से निकालेंगे तो हमारा क्या होगा, P इज इक्वल टू m/n+1। फिर कैलिफोर्निया मेथड से निकालेंगे तो क्या होगा, P इज इक्वल टू m/n। फिर हेजन मेथड से निकालेंगे तो कितना होगा हमारा, P इज इक्वल टू m-0.5 अपॉन n। और लास्ट में गम्बल्स मेथड किससे अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, P इज इक्वल टू m+c-1 अपॉन n। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द मैक्सिमम इंटरसेप्शन लॉसेस अकर्स। ठीक है, तो मैक्सिमम इंटरसेप्शन लॉसेस अकर्स इन, कहाँ पे होता है, ये ड्राई लीव्स में। ठीक है, ये हमारा ड्राई लीव्स में होता है।
यानी कि बिफोर प्रेसिपिटेशन रीचेस द ग्राउंड, यानी जो प्रेसिपिटेशन है, जहाँ से हमारा प्रेसिपिटेशन जब हो रहा है तो जब वो ग्राउंड तक पहुँचता है तो क्या होता है, उससे पहले जो पार्ट होता है और वो कॉर्ड पे किससे उससे पहले हमारा कहाँ से होता है प्रेसिपिटेशन, उससे पहले हमारा वेजिटेशन यानी जो लीव्स वगैरह होते हैं वो पहले वहाँ से क्या होता है प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। फिर सब्सिक्वेंटली एवापोरेटेड, इसी तरह एवापोरेशन भी सेम, यानी कि हमारा जब बारिश होती है तो आप क्या देखते हो कि पानी हमारा पहले कहाँ पड़ेगा, लीव्स वगैरह पे पड़ेगा, फिर हमारा कहाँ पहुँचेगा, ग्राउंड पे, ठीक है। इसी तरह एवापोरेशन भी होता है। एवापोरेशन जब हमारा ट्रीज़ वगैरह से होता है, जिसको हम ट्रांसपिरेशन बोलते हैं, तो पहले वो क्या होता है, लीव्स वगैरह से होता है, तब हमारा वो ग्राउंड से एवापोरेशन स्टार्ट होता है, ठीक है। यानी कि फिर जो हमारा मैक्सिमम इंटरसेप्शन लॉस होता है, वो इंटरसेप्शन लॉस हमारा क्या होता है कि जब हमारे लीव्स पे यानी कि बारिश का जो पानी होता है वो पहले जब हमारे लीव्स पे पड़ता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, इंटरसेप्शन लॉसेस। क्लियर हो गया, चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग डाटा आर पर्टेनिंग टू एन आइसोहेटल मैप, ठीक है। अब क्या आइसोहेटल मैप है और ये उसके कुछ डाटास हमें प्रोवाइडेड है। तो क्या है कि हमारा स्टेशन से 12 सेंटीमीटर तक, स्टेशन से 12 सेंटीमीटर तक कितना एरिया कवर कर रहा है हमारा, 100 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। फिर हमारा 12 सेंटीमीटर टू 10 सेंटीमीटर कितना कवर कर रहा है, 150 किलोमीटर स्क्वायर। फिर इसी तरह 10 to 8 कितना कर रहा है, 20, 8 to 6 हमारा 200, 6 to 4 हमारा 30 किलोमीटर स्क्वायर। क्लियर हो गया। अब क्या है कि हमारा यानी कि इस लेंथ में हमारा कितना एरिया क्या कहते हैं कवर्ड है, वो हमें मेंशन्ड है। क्लियर हो गया। फिर अब क्या है कि इसमें बोल रहा है द एवरेज प्रेसिपिटेशन इज़, यानी कि अब वो क्या बोल रहा है कि हमारे कंप्लीट इसके मैप के हमारे जो एवरेज प्रेसिपिटेशन होगा वो हमारा कितना होगा, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। चल इसको देख लेते हैं कैसे होगा ये। एवरेज precipitation, that is P bar will be equal to A1 P1 plus P2 upon 2 plus A2 P2 plus P3 upon 2 plus A3 P3 plus P4 upon 2। इसी तरह से हमारा आगे भी आ जाएगा दोनों, ठीक है। फिर अपॉन क्या होगा, टोटल एरिया, ठीक है। अपॉन में टोटल एरिया आ जाएगा। तो चलो अब वैल्यूज़ मेंशन कर लेते हैं सारी हम। A1 क्या है हमारा, पहला एरिया कितना था, 100 किलोमीटर स्क्वायर, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, 100 किलोमीटर स्क्वायर। फिर क्या है हमारा P1 क्या था हमारा 12 प्लस यहाँ पे क्या होगा P2 हमारा 12 अपॉन 2, ठीक है, प्लस सेकेंड एरिया कितना था 150। अब यहाँ पे क्या है 12 और 10, यानी 12 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर अपॉन 2, प्लस तीसरा क्या है हमारा 20 में क्या होगा हमारा 10 प्लस 8 अपॉन 2। फिर हमारा क्या होगा 20 के बाद 200 एरिया है हमारा, और यहाँ पे हमारा इसको नीचे ही लिख लेते हैं, ठीक है, प्लस 200। अब क्या होगा यहाँ पे हमारा 8 प्लस 6/2 प्लस अब यहाँ पे कितना होगा हमारा 30, फिर इनटू क्या होगा 6 प्लस 4/2 होल डिवाइडेड बाई, अब टोटल एरिया हम लोग लिख लेते हैं, दैट इज 100 प्लस 150 प्लस 150 प्लस 20 प्लस 200 प्लस 30। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितनी वैल्यू मिल जाएगी आपको, आपको मिलेगा 4580 अपॉन 500 विच विल बी इक्वल टू 9.16 सेंटीमीटर। तो हमारा एवरेज प्रेसिपिटेशन कितना आ गया 9.16 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली 9.2 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप ये आपको सबको समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ पैन वॉज सेटअप एडजेसेंट टू अ लेक, ठीक है। फिर व्हाट वुड बी द पैन कोफिशिएंट इफ मैग्नीट्यूड ऑफ द लेक एंड पैन एवापोरेशन इज रिस्पेक्टिवली 32 mm एंड 36 mm, ठीक है। अब उसने क्या किया कि एक पैन में
पानी भर के हमने कहाँ रखा है, लेक के पास। फिर क्या क्या बोल रहा है वो कि व्हाट वुड बी द पैन कोफिशिएंट, हमें कैलकुलेट क्या करना है, पैन कोफिशिएंट। अगर जो मैग्नीट्यूड है लेक का और पैन एवापोरेशन का वो कितना कितना है हमारा 32 mm और 36 mm, यानी कि पैन से हमारा जो वाटर लॉस हो रहा है वो कितना हो रहा है 36 mm और लेक से जो हो रहा है वो हो रहा है 32 mm। ठीक है, तो हम यहाँ पे अब क्या कैलकुलेट कर लेते हैं, पैन कोएफिशिएंट। ठीक है, तो कितना होगा वो CP इज इक्वल टू लेक एवापोरेशन अपॉन पैन एवापोरेशन। ठीक है, तो अब लेक एवापोरेशन हमारा कितना है 32 और पैन एवापोरेशन हमारा कितना है 36। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 0.890, यानी कि ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये क्या बोल रहा है, फॉर अ पर्टिकुलर रीजन इफ एक्चुअल एंड पोटेंशियल एवापोरेशन वैल्यूज वर रिस्पेक्टिवली 2 and 5 mm पर डे। ठीक है, यानी कि एक्चुअल एवापोरेशन हमारा कितना हो रहा था 2 mm पर डे और पोटेंशियल हमारा एवापोरेशन कितना हो रहा था 5 mm पर डे। अब क्या पूछ रहा है, देन द रीजन इज क्लासिफाइड एज। अब रीजन को हम कैसे क्लासिफाई करेंगे, तो हम इसको पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर हमें पता चलेगा। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा, तो वो हमें बताएगा एरिडिटी इंडेक्स। ठीक है, एरिडिटी इंडेक्स हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा यहाँ पे। तो AI इज इक्वल टू PET माइनस AET अपॉन TET इंटू 100 परसेंटेज में आएगी ये वैल्यू। तो PET यानी कि पोटेंशियल एवापोरेशन कितना दे रखा है हमें 5 और एक्चुअल 2 अपॉन पोटेंशियल दैट इज 5 इंटू 100 दैट विल बी 3/5 इंटू 100 विच विल बी अप्रॉक्सीमेटली कितना आ जाएगा हमारा ये 60%। ठीक है, अब ये क्या आ गया हमारा 60%, जो हमारा लाई करता है किसमें, सीवियर एरिड जोन में। ठीक है, एरिडिटी इंडेक्स अगर 60% है दैट मीन्स कि वो पर्टिकुलर रीजन हमारा किस में आएगा, सीवियर एरिड जोन में। क्लियर हो गया, समझ में आ गई ये चीज़। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द विंड वेलोसिटी मेजर्ड एट अ हाइट ऑफ 1 मीटर अबव द ग्राउंड एंड इट इज फाउंड एज 2 किलोमीटर पर आवर। द विंड वेलोसिटी एट हाइट ऑफ 128 मीटर वुड बी। ठीक है, अब उसने क्या बोला है कि विंड वेलोसिटी मेजर्ड एट अ हाइट ऑफ, अगर 1 मीटर हाइट पे जब मेजर किया गया तो वो हमें कितना मिला था 2 किलोमीटर पर आवर। अब क्या बोल रहा है कि विंड वेलोसिटी हम हाइट पे मेजर कर रहे हैं, कौन सी हाइट पे 128 पे, तो वहाँ पे हमारा जो विंड वेलोसिटी होगा वो कितना होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें यूज़ करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू रोहर्स फॉर्मूला। क्या होगा, U इज इक्वल टू CH टू द पावर 1/7। ये हमारा क्या होता है, रोहर्स फॉर्मूला। ठीक है, इसे आप याद कर लेना। ठीक है, अब क्या है कि इसमें हमें क्या दे रखा है, U दे रखा है और H दे रखा है। C हमारा कांस्टेंट है, तो हम ये लिख सकते हैं कि U इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H टू द पावर 1/7। ठीक है, अब क्या है यहाँ पे हमारी फर्स्ट कंडीशन है और सेकंड कंडीशन है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, हमारा U1 अपॉन U2 इज इक्वल टू H1 अपॉन H2 का होल पावर 1/7। ठीक है, अब यहाँ पे हमें U1 की वैल्यू कितनी दी हुई है, स्पीड की यहाँ पे 2 किलोमीटर पर आवर। U2 हमें कैलकुलेट करना है। H1 की वैल्यू हमें 1 दी हुई है अपॉन यहाँ पे H2 की वैल्यू हमें दी हुई है 128 अपॉन 1/7। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा 2 अपॉन U2 और ये क्या आ जाएगा 1/2। अब ये 1/2 कैसे आया, अब 2 की पावर में आप 7 लिखोगे तो रिजल्टेंट आपको 128 मिलेगा, ये आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो अब इसको क्या करेंगे, U2 की वैल्यू हमें मिल गई, कितनी आ रही है 4 किलोमीटर पर आवर, दैट इज ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर, आई होप ये सबको क्लियर हो गया होगा।
ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हेन सॉइल मॉइस्चर इज एट फील्ड कैपेसिटी देन, अब फील्ड कैपेसिटी पे हमारा जो एक्चुअल एवापोरेशन है और जो हमारा पोटेंशियल एवापोरेशन है, तो उनके बीच में क्या रिलेशन होता है? तो हमारा उनके बीच में रिलेशन होता है डी, यानी कि हमारा फील्ड कैपेसिटी पे हमारा एक्चुअल और पोटेंशियल एवापोरेशन जो होता है वो इक्वल होता है। क्लियर हो गया, समझ में आ गई ये चीज़ें? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। द रेनफॉल डाटा इन अ कैचमेंट फॉर 5 सक्सेसिव डेज आर, ठीक है, अब रेनफॉल डाटा हमें दिया हुआ है 5 सक्सेसिव डेज के लिए, तो हमारा रेनफॉल डाटा क्या क्या है? 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर। अब इसने क्या बोला है कि द इन्फिल्ट्रेशन इंडेक्स इज 6 सेंटीमीटर पर डे, देन डायरेक्ट रन ऑफ फ्रॉम दिस कैचमेंट वुड बी। अब उसने क्या बोला है कि उसने बोला नहीं है डायरेक्टली, लेकिन यहाँ पे उसने क्लियरली पता चल रहा है कि क्या है हमारा इन्फिल्ट्रेशन इंडेक्स, हमारा क्या है, सबके लिए सेम हो गया, ठीक है। और ये एक पर्टिकुलर एरिया के लिए, यानी कि हमारा ये इन्फिल्ट्रेशन इंडेक्स डेली का हमारा इतना ही है, चाहे हमारी रेनफॉल कितनी भी हो, लेकिन हमारा इन्फिल्ट्रेशन हमारा इतना ही मेंटेन्ड है। क्लियर हो गया, डेली के लिए समझ में आ गया। अब क्या उसने पूछा है कि अगर हमारा इन्फिल्ट्रेशन इंडेक्स इतना है तो हमारा डायरेक्ट रन ऑफ कितना होगा। अब हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, अभी हमने पीछे देखा इन्फिल्ट्रेशन इंडेक्स क्या होता है हमारा, फाई इज इक्वल टू पी माइनस आर अपॉन टी, ठीक है। अब इसको आर के लिए अगर हम लिखेंगे तो आर के लिए क्या आएगा, पी माइनस फाई टी। अब क्या होगा कि हम अपने सारे के सारे डेज के लिए, यानी हर दिन के लिए हम अपना क्या कल कैलकुलेट करेंगे, हमारा रन ऑफ, ठीक है। तो अब रन ऑफ हर दिन के लिए हमारा कितना आएगा, तो देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे टेबल बना लेंगे। सबसे पहले हमारा क्या हो गया, यहाँ पे हम क्या मेंशन करेंगे, रेनफॉल दैट इज पी सेंटीमीटर। तो कितना है हमारा, पहले दिन 5, दूसरे दिन 7, 8, 3 देन 11, ठीक है। अब क्या है, 5 हमारा हर दिन क्या है, सेम, ये हम लोग को पता ही है, इट इज़ इन सेंटीमीटर पर डे। चलो अब 5t कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो 5t हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, 5t हमारा आएगा 1, ठीक है। क्यों, अब उसने क्या, टी हमारा क्या दे रखा है, टी हमारा पर डे, यानी कि एक दिन की सारे डाटास दे रखे हैं, तो हम क्या करेंगे, हमारे यहाँ पे एक दिन के, यानी कि ये चीज़ हमारी सेम हो जाएगी, क्योंकि सब में हमें क्या करना है, इनटू 1 करना है। क्लियर हो गया। अब रन ऑफ अब हम यहाँ पे देख लेंगे, तो p माइनस 5t, रन ऑफ हमारा कितना हो गया, p माइनस 5t इज इक्वल टू r। अब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे हमारा आ जाएगा 0, ठीक है, 0 आएगा यहाँ पे। अब 0 क्यों आ रहा है, देखो आप 5 माइनस 6 करोगे तो -1 आएगा। क्या रन ऑफ माइनस में आ सकता है, नहीं, दैट मीन्स कि उस दिन हमारा कोई भी रन ऑफ हुआ ही नहीं होगा, तो हम क्या लेंगे, रन ऑफ को 0 लेंगे, -1 नहीं लेंगे। यहाँ पे हमारा क्या आएगा, 1 दैट इज 7 माइनस 6, 8 माइनस 6 हमारा यहाँ पे रन ऑफ क्या आएगा, 2 सेंटीमीटर का। क्लियर हो गया। चलो यहाँ पे 3 माइनस 6 यानी -3, यहाँ पे भी हमारा 0 आ जाएगा, यानी कोई रन ऑफ नहीं हुआ था। अब यहाँ पे क्या होगा, 11 माइनस 6 दैट इज 5, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि हमारा जो डायरेक्ट रन ऑफ था, डायरेक्ट रन ऑफ हमारा क्या होगा, फ्रॉम द कैचमेंट, इट विल बी इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 0 प्लस 5, यहाँ पे 0 प्लस, तो ये टोटल कितना आ जाएगा हमारा 8 सेंटीमीटर, दैट इज ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ मीन मंथली रन ऑफ 1000 मीटर क्यूब फ्रॉम अ कैचमेंट ऑफ एरिया 5 किलोमीटर स्क्वायर रिप्रेजेंट्स एन इफेक्टिव रेनफॉल ऑफ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या निकालना है हमें, इफेक्टिव रेनफॉल। तो इफेक्टिव रेनफॉल हम कैसे निकालेंगे, उसने क्या बोला है कि हमारा जो मीन मंथली रन ऑफ है, यानी मीन मंथली, अब एक मंथ में हमारे कितने डे होते हैं,
30, यानी कि हमारा क्या होगा यहाँ पे, अगर हम देखें तो इफ़ेक्टिव रेनफॉल विल बी इक्वल टू 30 इंटू हमारा जो मीन मंथली था वो हमारा कितना हो जाएगा 1000। अब उसने क्या बोला कि कैचमेंट ऑफ द एरिया यानी कि अपॉन एरिया, टोटल रेनफॉल हो गया, अब अपॉन एरिया हमारा एरिया कितना हो गया 5 किलोमीटर स्क्वायर, दैट इज़ 5 × 10⁶। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पे सेंटीमीटर में चाहिए आंसर। अब क्या है, ये चीज़ हो गया हमारा। अब 30 × 1000 अपॉन 5 × 10⁶, ये हमारा कैलकुलेट होकर कितना आ जाएगा 0.6 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि 30 डेज हो गए हमारे और 1000 मीटर क्यूब हमारा पर डे का कितना हो गया हमारा जो मीन मंथली रन ऑफ था। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। द टोटल रेनफॉल इन अ कैचमेंट एरिया ऑफ 1200 किलोमीटर स्क्वायर ड्यूरिंग 6 आवर स्टॉर्म इज 16 सेंटीमीटर। ठीक है, द टोटल रेनफॉल इन अ कैचमेंट ऑफ एरिया, यानी कैचमेंट एरिया कितना दे रखा है हमें 1200 किलोमीटर। अब 6 आवर का स्टॉर्म था, यानी 6 घंटे तक हमारी बारिश हुई है। उसमें क्या है कि हमारे जो टोटल रेनफॉल था वो कितना था हमारा 16 सेंटीमीटर का। अब सरफेस रन ऑफ ड्यू टू स्टॉर्म हमारा कितना दे रखा है 1.2 × 10⁸ मीटर क्यूब। अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है, इन्फिल्ट्रेशन इंडेक्स। ठीक है, यानी कि जो हमारा द इन्फिल्ट्रेशन इंडेक्स है वो हमारा कितना होगा। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको आगे। तो फिर यहाँ पे हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे यहाँ पे अपना सरफेस रन ऑफ। ठीक है, सरफेस रन ऑफ कैचमेंट से हम निकालेंगे, यानी कि R विल बी इक्वल टू 1.2 × 10⁸ अपॉन हमारा टोटल कैचमेंट एरिया दैट विल बी 10⁶। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.1 मीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ से हमें R की वैल्यू मिल गई। अब हमें क्या निकालना है, इन्फिल्ट्रेशन इंडेक्स। हमें बहुत अच्छे से पता है उसका फॉर्मूला P - R अपॉन T। ठीक है, P हमें कितना दे रखा है 16 सेंटीमीटर माइनस 10 सेंटीमीटर अपॉन 6 आवर का स्टॉर्म था तो टाइम क्या हो जाएगा 6 आवर्स। ठीक है, अब यहाँ पे कितना आएगा 6/6 दैट विल बी 1 सेंटीमीटर पर आवर, यानी कि ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द मेथड यूज्ड फॉर एस्टिमेटिंग मिसिंग रेनफॉल। अब क्या है, कौन सा मेथड हम यूज़ करते हैं क्या फाइंड करने के लिए, मिसिंग रेनफॉल को कैलकुलेट करने के लिए। तो कौन सा मेथड हम यूज़ करते हैं, नॉर्मल रेशियो मेथड। ठीक है, नॉर्मल रेशियो मेथड हम यूज़ करते हैं किसके लिए, अगर हमें कोई मिसिंग डाटा हमें कैलकुलेट करना होता है रेनफॉल का तब। अब देख लेते हैं कि एस्टिमेशन हम कैसे करते हैं। तो एस्टिमेशन ऑफ मिसिंग रेनफॉल डाटा that is Px is equal to P1 plus P2 plus till Pm upon M। ठीक है, अब if Nm is less than 10% of Nx, तब हम क्या यूज़ करते हैं, Px is equal to Nx upon M। अब यहाँ पे क्या आएगा P1 upon N1 प्लस P2 upon N2 प्लस P3 अपॉन N3 सो ऑन प्लस PM अपॉन NM। ठीक है, ये हो गया हमारा, समझ में आ गया। अब क्या है कि पहला वाला हमारा कब यूज़ होगा, जब NM हमारा लेस देन 10% होगा। ठीक है, और सेकेंड वाला हमारा कब यूज़ होगा, जब NM हमारा ग्रेटर देन 10% ऑफ NX होगा। ठीक है, ये एक्चुअली मुझे ऊपर लिखना था, कोई नहीं। चल यहाँ पे अब Px कैसे कैलकुलेट, Px हमारा P1 प्लस P2 प्लस टिल PM होगा अपॉन M। ये तब होगा हमारा जब NM हमारा लेस देन 10% ऑफ NX होगा। अब यहाँ पे जब N हमारा ग्रेटर देन 10% ऑफ NX होगा तो हमारा क्या हो जाएगी, Px की वैल्यू NX अपॉन M ब्रैकेट में P1 अपॉन N1 प्लस P2 अपॉन N2 प्लस टिल PM अपॉन NM। क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ मैनी एडिशनल रेन गेजेस आर रिक्वायर्ड इन द कैचमेंट इफ द एरर अलाउड इन द एस्टिमेशन ऑफ मीन रेनफॉल इज टू बी रिड्यूस्ड बाई हाफ देन द प्रेजेंट वन। ठीक है, अब उसने क्या बोला है,
उसने बोला है कि हमारा जो ई है, ठीक है, ई को हम रिड्यूस कर दिए हैं ई बाई 2 पे, तो हमारा क्या कहते हैं कि कितना एडिशनल हमें रेन गेज यूज़ करना पड़ेगा। तो पहले प्रेजेंट का कंडीशन देख लेते हैं। तो प्रेजेंटली n इज इक्वल टू सी वी अपॉन ई का होल स्क्वायर, ठीक है। अब उसने क्या बोला, ई हमारा ई बाई 2 हो गया है, तो अब हम लिख लेते हैं इसको कि आफ्टर reducing E by हाफ कितना हो जाएगा हमारा, n विल बी इक्वल टू सी वी अपॉन ई बाई 2 का होल स्क्वायर। अब जो n डैश हम देखेंगे, सॉरी, वो कितना हो जाएगा 4 सी वी अपॉन ई का होल स्क्वायर विच विल बी इक्वल टू 4n, यानी कि हमारा कितना आएगा n डैश, यानी जो नई वैल्यू आई है वो कितने टाइम्स होगी, 4 टाइम्स होगी किसके, हमारे प्रेजेंट वैल्यू के, दैट इज़ कि 4 टाइम्स ऑफ द प्रेजेंट नंबर, ठीक है। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ कैचमेंट एरिया ऑफ 80 हेक्टेयर्स हैज़ अ रन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ 0.5, ठीक है। 80 हेक्टेयर्स का हमारा एरिया है जिसका रन ऑफ कोफिशिएंट हमें कितना दे रखा है, 0.5। A storm of duration larger than the time of concentration of the catchment and of intensity 3.6 centimeter per hour creates a peak discharge of, यहाँ पे हमें क्या कैलकुलेट करना है, Q, यानी peak discharge। चलो अब सबसे पहले देख लेते हैं हमें गिवन क्या क्या है। तो एरिया ऑफ कैचमेंट कितना दे रखा है हमें, 80 हेक्टेयर्स, ठीक है, 80 हेक्टेयर्स हमें दे रखा है। फिर रेनफॉल इंटेंसिटी हमें कितनी दे रखी है, 3.6 सेंटीमीटर पर आवर। रन ऑफ कोफिशिएंट के हमें कितना दे रखा है, 0.5। अब हमें क्या निकालना है, पीक डिस्चार्ज, ठीक है। Q इज इक्वल टू KIA अपॉन 3600, ठीक है। अब चलो इसको मेंशन कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे पर सेकेंड में पूछा है, इसलिए 3600 से हमने डिवाइड किया है। क्लियर हो गया। इस लाइन को मैं मिटा दे रही हूँ, ठीक है। चलो आगे करते हैं कि अब K की वैल्यू में कितनी दे रखी है, 0.5। फिर उसके बाद I की वैल्यू में कितनी दे रखी है, 3.6 इंटू 10⁻², ठीक है। सेंटीमीटर से हमने मीटर में जाना है। क्लियर हो गया। चलो आगे करते हैं। 80 इंटू 10⁻⁴, ये हमने मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया, अपॉन 3600। आप इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू आ जाएगी 4 मीटर क्यूब पर सेकेंड, दैट इज ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ कैचमेंट कंसिस्ट ऑफ 40% एरिया विथ रन ऑफ कोफिशिएंट 0.30 एंड द रिमेनिंग 60% एरिया विथ रन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ 0.5। अब उसने क्या पूछा है कि इक्विवेलेंट रन ऑफ कोफिशिएंट विल बी, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या निकालना है, आर इक्विवेलेंट, ठीक है। आर इक्विवेलेंट हमें कैलकुलेट करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा 40% ऑफ 0.3 प्लस 60% ऑफ 0.5 अपॉन 100, ठीक है, यानी टोटल। फिर हमारा ये कितनी वैल्यू आ जाएगी, 0.42। अब 0.42 आ गया, दैट मीन्स कि हमारा ऑप्शन बी, ठीक है। आर इक्विवेलेंट हमारा कितना आ गया, 0.42, और वो हो गया हमारा ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया सबको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द बेसिक एजम्पशंस ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ थ्योरी आर। अब बेसिक एजम्पशंस हमारे जो 2 एजम्पशंस हैं यूनिट हाइड्रोग्राफ के, वो क्या क्या हैं। पहला है टाइम इनवेरिएंस, दूसरा है लीनियर रिस्पॉन्स। तो किस में हमारा लीनियर रिस्पॉन्स और टाइम इनवेरिएंस, सी ऑप्शन में। तो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अब चलो इसको हम लोग देख लेते हैं एक बार। हमारा टाइम इनवेरिएंस क्या है, according to this assumption
the direct runoff hydrograph for a given effective rainfall is always the same in catchment irrespective of the time when the rainfall or storm takes place। ठीक है, तो हमारा टाइम इनवेरिएंस क्या होता है, तो इस एजम्पशन के अकॉर्डिंग जो हमारा डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ होता है वो क्या होता है, वो हमारा इफ़ेक्टिव रेनफॉल बताता है। और इफ़ेक्टिव रेनफॉल हमारा क्या होता है, हमेशा सेम होता है एक पर्टिकुलर कैचमेंट के लिए इररिस्पेक्टिव ऑफ टाइम, या फिर हमारा रेनफॉल की जो भी इंटेंसिटी रह रही होगी। क्लियर हो गया, यानी जितना भी रेनफॉल हुआ या जितने भी टाइम में जितना भी रेनफॉल हुआ उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हमारा जो इफ़ेक्टिव रेनफॉल होगा वो हमारा हमेशा सेम होगा। ठीक है, डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ के लिए ये हमारा एजम्पशन है। इसे हम क्या बोल रहे हैं, टाइम इन्वेरिएंस, यानी कि टाइम के साथ जो हमारी इन्वेरिएंस आ रहा है उसे हम कांस्टेंट पा रहे हैं, उसे हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं। क्लियर हो गया, चलो दूसरा देख लेते हैं हमारा क्या है, लीनियर रिस्पॉन्स। ठीक है, इट इज द सिंगल मोस्ट important assumption in the theory of unit hydrograph and according to this assumption any variation in the input value is proportionally reflect in the outlet value। अब उसने क्या बोला है कि ये एजम्पशन जो है हमारा, ये हमारा थ्योरी ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ पे उसका एक पर्टिकुलर इम्पॉर्टेंट एजम्पशन है। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि कोई भी वेरिएशन, जैसे जो हमारी इनपुट वैल्यू होगी, यानी कि जो इनपुट होगा हमारा क्या कहते हैं कि रन यूनिट हाइड्रोग्राफ में, उसका जो इफ़ेक्ट होगा वो हमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा हमारे आउटपुट, यानी कि आउटलेट वैल्यू में भी हमें सेम चीज़ें सेम वेरिएशन के साथ सारी चीज़ें दिखेंगी। तो ये हमारा क्या हो गया, लीनियर रिस्पॉन्स, यानी कि हमारा जैसे इनपुट हुआ तो इनपुट में कुछ चेंजेस आए तो वही चेंजेस हमें क्या दिखेंगे, अपने आउटपुट में भी दिखेंगे। ठीक है, तो ये दो टाइप के एजम्पशंस जो है वो हमारे यहाँ पे लिए गए हैं, किसमें, यूनिट हाइड्रोग्राफ थ्योरी में। क्लियर हो गया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, अ 12-hour यूनिट हाइड्रोग्राफ ऑफ कैचमेंट इज अ ट्रायंगुलर शेप विथ द बेस width of 144 hours and a peak discharge of 23 cumecs। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है, ये एरिया ऑफ द कैचमेंट। ठीक है, यानी कि ये हमारा ग्राफ हो गया। ठीक है, ये हमारा ग्राफ हो गया। अब क्या बोल रहा है वो बोल रहा है हमारा कि यहाँ पे 12 आवर्स का स्टॉर्म आया है, इस पे हम क्या दिखाएंगे, डिस्चार्ज, और इस पे टाइम। तो डिस्चार्ज हमारा कितना बता रखा है हमें, 23 क्यूमेक्स। ठीक है, और यहाँ पे हमारा कितना दे रखा है, 144 आवर्स। ठीक है,
अब उसने पूछा क्या है, उसने पूछा है हमसे एरिया ऑफ कैचमेंट, यानी हमें कैचमेंट एरिया कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, डायरेक्ट रन ऑफ डेप्थ इज इक्वल टू 0.36 एरिया ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ अपॉन कैचमेंट एरिया। तो हमें कैचमेंट एरिया कैलकुलेट करना है, ठीक है। और हमें यहाँ पे जो डायरेक्ट रन ऑफ है वो हमें कितना दे रखा है, डायरेक्ट रन ऑफ हमारा आएगा 1 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.36। अब एरिया ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ कितना होगा, तो हमारा ये एरिया पूछ रहा है वो कितना होगा, तो हमारा हो जाएगा ये हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। और एरिया हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है, कैचमेंट एरिया। तो यहाँ से ए की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 596 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। क्लियर हो गया सबको ये चीज़, समझ में आ गया? तो बी ऑप्शन आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ 4 आवर रेनफॉल इन अ कैचमेंट ऑफ 250 किलोमीटर स्क्वायर प्रोड्यूसेस रेनफॉल डेप्थ ऑफ 6.2 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, ठीक है। रेनफॉल डेप्थ कितने कितने प्रोवाइड किए हैं, 6.2 और 5 इन अ सक्सेसिव 2 आवर्स यूनिट पीरियड, ठीक है। Assuming the phi index of the soil to be 1.2 centimeter per hour, the runoff volume in hectare meter will be। अब हमें क्या बताना है, टोटल रन ऑफ वॉल्यूम बताना है। तो पहले तो हम अपना टोटल प्रेसिपिटेशन निकाल लेते हैं। टोटल प्रेसिपिटेशन तो कितना होगा वो हमारा 6.2 प्लस 5 दैट विल बी 11.2 सेंटीमीटर। टोटल इन्फिल्ट्रेशन कितना हो जाएगा हमारा, इन्फिल्ट्रेशन इंडेक्स दैट इज 1.2 इंटू टोटल आवर ऑफ रेनफॉल दैट इज 4 आवर्स, तो हमारा 4.8 सेंटीमीटर टोटल इन्फिल्ट्रेशन हो जाएगा। अब क्या रन ऑफ डेप्थ कितनी है, रन ऑफ डेप्थ निकालेंगे हम 11.2 माइनस 4.8 विच विल बी इक्वल टू 6.4 सेंटीमीटर, ठीक है। 6.4 सेंटीमीटर अब यहाँ से आ गया। अब हमें क्या निकालना है, रन ऑफ डेप्थ मिल गई हमें, रन ऑफ वॉल्यूम। तो हमारा क्या हो जाएगा, 6.4 सेंटीमीटर को हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, हमें इसमें कन्वर्ट करनी पड़ेगी यूनिट, तो हमने इसको 0.064 यानी कि हम मीटर में कन्वर्ट कर लिया, इनटू अब क्या है 250 को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे 10⁻², ये क्या आ जाएगा हेक्टेयर मीटर में, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना वॉल्यूम आएगा हमारा 1600 हेक्टेयर मीटर, समझ में आ गया। तो ये किलोमीटर को हमने किस में कन्वर्ट किया, हेक्टेयर में, और ये हमारा मीटर में हो गया। तो ये हेक्टेयर मीटर में हमारा आंसर आ गया, दैट इज 1600 हेक्टेयर मीटर हमारा रन ऑफ वॉल्यूम होगा। क्लियर हो गया, दैट मीन्स कि हमारा सी ऑप्शन आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन अ ट्रायंगुलर चैनल द डेप्थ ऑफ वाटर वर 1.5 मीटर, वेलोसिटी मेजरमेंट्स ऑन द सेंटर लाइन इज 30 सेंटीमीटर 120 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या है कि बिलो द वाटर सरफेस इंडिकेटेड वेलोसिटीज ऑफ 0.56 मीटर पर सेकेंड एंड 0.28 मीटर पर सेकेंड रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे भी बीच में एंड होगा, यहाँ पे भी बीच में एंड होगा जैसे मैंने बोला, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है कि 30 सेंटीमीटर सेंटर लाइन पे, यानी कि हमारा ये ट्रायंगुलर चैनल हो गया, ये हमारी सेंटर डेप्थ हो गई टोटल 1.5 मीटर की, ठीक है। तो ऊपर से 30 सेंटीमीटर यानी 0.3 सेंटीमीटर पे, और ऊपर से फिर 120 सेंटीमीटर यानी कि हमारा 1.2 मीटर पे जो वेलोसिटीज़ हमें दी हुई है यहाँ पे v1 इज इक्वल टू 0.56 मीटर पर सेकेंड है, और यहाँ पे हमारी कितनी है v2 0.28 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यानी कि नीचे से देखा जाए तो हमारा डेप्थ कितना आ रहा है, ये हमारा आ रहा है 0.3, और यहाँ से अगर हम देखेंगे
तो हमारा ये आ रहा है टोटल 1.2। ठीक है, क्लियर हो गया। अब चलो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, हमें निकालनी है एवरेज वेलोसिटी। तो यहाँ पे v एवरेज निकाल लेते हैं। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला बहुत ही सिंपल होता है, सबको पता है, 0.56 प्लस 0.28 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, यानी कि हमारा 0.42 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, सिर्फ मैथमेटिक्स था। क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द एरिया ऑफ सुप्रा रेनफॉल गिव्स। अब क्या है, द एरिया ऑफ सुप्रा रेनफॉल गिव्स, तो हमारा क्या होगा, ऑप्शन ए। द एरिया ऑफ सुप्रा रेनफॉल गिव्स द टोटल डेप्थ ऑफ रेनफॉल एक्सेस। ठीक है, अब सुप्रा रेनफॉल को हम और क्या बोलते हैं, हमारा हेटोग्राफ ऑफ रेनफॉल एक्सेस। ठीक है, हम इसको और क्या बोलते हैं, सुप्रा रेनफॉल को हमारे हेटोग्राफ ऑफ रेनफॉल एक्सेस। क्लियर हो गया। इट इज़ अ कर्व बिटवीन द रेनफॉल इंटेंसिटी और टाइम। तो इसे ये क्या है, कर्व बिटवीन द रेनफॉल इंटेंसिटी एंड टाइम। ठीक है, और ये क्या है, जो इसके बीच में फिर जो टोटल एरिया हमें मिलता है कर्व का, जो कर्व का टोटल एरिया मिलेगा वो हमारा क्या डिनोट करेगा, टोटल डेप्थ ऑफ रेनफॉल एक्सेस। एरिया अंडर कर्व विल डिनोट द टोटल डेप्थ ऑफ रेनफॉल एक्सेस। क्लियर हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ़ द बेस पीरियड ऑफ अ 4 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ इज 48 आवर्स। ठीक है, यानी कि 4 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ का हमें क्या कहते हैं, बेस पीरियड कितना दे रखा है, 48 आवर्स। देन द हाइड्रोग्राफ ऑफ अ स्टॉर्म ऑफ 8 आवर्स डिराइव फ्रॉम दिस यूनिट हाइड्रोग्राफ विल बी हैविंग बेस पीरियड ऑफ। ठीक है, अब इसके लिए आप क्या कर सकते हो, इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आपको सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना है, मैं बता दे रही हूँ आपको, और वो है ये। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये टीबी है, ये हमारा क्या है, ये हमारे जिसका कैलकुलेट करना है, यानी ये वाले का बेस पीरियड। ठीक है, हमारा स्मॉल टीबी क्या है, जो बेस पीरियड हमें गिवन है। ठीक है, तो फटाफट हम वैल्यूज़ रख लेते हैं। बेस पीरियड हमें 4 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ का गिवन है, तो कितना होगा ये 48 प्लस कैपिटल डी हमारा क्या होगा, हमारा कैपिटल डी से रिलेटेड, यानी कि अब इसका हमारा क्या होगा 8 आवर्स वाले का। ठीक है, तो डी क्या हो जाएगा हमारा 8 आवर्स यूनिट हाइड्रोग्राफ का ड्यूरेशन, और यहाँ पे क्या होगा स्मॉल, यानी 4 - 1 इंटू यहाँ पे क्या होगा वापस 4। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 52 आवर्स। क्लियर हो गया। ये चीज़ समझ में आ गई, तो क्या होगा हमारा सी ऑप्शन जो होगा वो आंसर होगा हमारा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A 4-hour rainfall in a catchment area of 500 km² produces the rainfall depth of 6.2 cm and 5 cm successively 2-hour unit period. ओके, ये सेम क्वेश्चन है आई गेस, हमारा सेम क्वेश्चन वापस से आ गया है। चलो इसको स्किप करते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A 4-hour unit hydrograph of drainage basin is triangular to form with a height of 50 m³/second and a base of 15 hours. ठीक है, अब क्या है कि हमारा एक 4 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ है जिसका ड्रेनेज बेसिन क्या है हमारा ट्रायंगुलर शेप में, और हमारी जो हाइट है क्या कहते हैं कि टू फॉर्म अ हाइट ऑफ 50 m³/second का। ठीक है, और उसका बेस कितना है हमारा 15 आवर्स। क्लियर हो गया। अब क्या पूछ रहा है ये, द एरिया ऑफ द ड्रेनेज बेसिन। अब ड्रेनेज बेसिन का हमारा एरिया पूछ रहा है ये, तो अब क्या होगा हमारा, सबसे पहले हम देख लेते हैं जो हमारा डिस्चार्ज होगा, सिंस डिस्चार्ज इनटू हमारा जो बेस पीरियड होगा दैट इज़ TB/2, इट इज़ इक्वल टू एरिया अपॉन 100। ठीक है, अब यहाँ पे हमें सारी वैल्यूज़ फटाफट पुट करनी है, यानी कि एरिया इज इक्वल टू 100 इंटू 50। डिस्चार्ज हमारा कितना दे रखा है 50 m³/second। फिर हमारा क्या होगा, बेस पीरियड हमारा कितना दे रखा है 15 आवर्स का।
ठीक है। 15 आवर्स को हम सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे, दैट इज़ 3600 से मल्टीप्लाई करके अपॉन 2 × 10⁻6 हो जाएगा। क्लियर हो गया? चल इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने से हमारा कितना आएगा, सॉल्व करके हमारा आएगा 135 किलोमीटर स्क्वायर एरिया, यानी बी ऑप्शन जो हो जाएगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। यानी कि द एरिया ऑफ ड्रेनेज बेसिन हमारा कितना होगा, 135 किलोमीटर स्क्वायर। क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं। द फ्लड डिस्चार्ज Q इन Qmax अकॉर्डिंग टू डिकेन्स फार्मूला इज गिवन बाय, अब क्या है कि डिकेन फार्मूला हमारा कैसे है, तो हमारा क्या होता है, डिकेन्स फार्मूला इज गिवन एज Q इज इक्वल टू CA⁴ 3/4। ये हमारा डिकेन्स फार्मूला होता है, जिसमें A क्या होता है हमारा, कैचमेंट एरिया इन किलोमीटर स्क्वायर, और C हमारा होता है कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू कहाँ से 2.8 to 5.6 के बीच में हमारा लाई करती है। क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। फॉर कैलकुलेटिंग द मैक्सिमम फ्लड डिस्चार्ज इन अ एलुवियल स्ट्रीम विच इज़ द बेस्ट सूटेड रिलेशन। अब क्या है कि कौन सा रिलेशन जो बेस्ट है उसके लिए, किसके लिए, हमारा मैक्सिमम फ्लड डिस्चार्ज के लिए, तो वो होगा हमारा लेसीज फॉर्मूला। ठीक है, यानी लेसी से जो हमारा रिलेशनशिप हमें ऑब्टेन होता है वो हमारा होगा बेस्ट सूटेड फॉर्मूला। अब क्या होता है कि लेसी का देख लेते हैं कि लेसी से हमें कौन सा रिलेशनशिप ऑब्टेन हुआ है, तो 10.8 r⁻²/3 s⁻1/2 दैट इज़ v इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r⁻²/3 एंड s⁻1/2। अब कौन से ऑप्शन में ऐसा आ रहा है, तो बी ऑप्शन में आ रहा है, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आई होप आपको आज का सेशन समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। ठीक है, फिर आज के लिए बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट सेशन में नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।